गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज इस लेसन का लास्ट टॉपिक है लेसन नंबर 8 क्लास 11 केंद्रक की रचना आकृति सहित समझाइए। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, केंद्रक। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि केंद्रक की खोज सबसे पहले 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो बच्चों, खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। और बाद में फ्लेमिंग ने क्या किया? केंद्रक में मिलने वाला पदार्थ जो क्षारीय रंग से अभिरंजित होता था उसे क्रोमेटीन का नाम दिया। कोशिका विभाजन की जब हम अंतरावस्था पढ़ेंगे, इंटरफेज पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें उस अवस्था में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो पतले धागे की तरह होते हैं, अत्यधिक फैले हुए होते हैं, जिन्हें क्रोमेटीन कहते हैं। केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्र की आधारीय या केंद्र की आधात्री या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं जिसे न्यूक्लियोलस अथवा केंद्रिक कहते हैं। बच्चों याद रखना, केंद्रक अलग चीज है और केंद्रिक अलग चीज है। न्यूक्लियस अलग है और न्यूक्लियोलस अलग है। केंद्र की आधात्री न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाने वाली गोलाकार संरचना केंद्रिक कहलाती है। तो केंद्रक के अंदर क्या है बच्चों? केंद्रिक है। अब अगर आकार देखें इसका, तो सबसे बाहर बच्चों क्या होगा? केंद्रक आवरण होगा। और जैसे कोशिका में अन्य अंगिकाएं थी, इसके बाहर भी दो आवरण पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि केंद्रक के बाहर दो समांतर आवरण पाए जाते हैं, समानांतर, जिनके बीच में बच्चों 10 से 15 नैनोमीटर का खाली जगह होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस अथवा परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। ये आवरण का काम क्या है कि बाहर कोशिका द्रव्य है, अंदर केंद्रक द्रव्य है, तो इन दोनों को आपस में मिलने से क्या करता है? रोकता है। इनके बीच एक अवरोध का कार्य करता है। केंद्रक आवरण में दो झिल्ली है, दो आवरण है। तो बाहर की जो झिल्ली होती है बच्चों, वो मैंने पढ़ा है जब ईआर पढ़ रहे थे, तो अंतः प्रद्रवी जालिका अथवा ईआर से जुड़ी होती है। और इस पर क्योंकि ईआर जुड़ा है तो राइबोसोम भी जुड़े होते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण में बच्चों छिद्र होते हैं, यानी जो केंद्रक आवरण है पूरा इंटेक नहीं है, छिद्रित है, उसमें कहीं कहीं पर छिद्र पाए जाएंगे। इन छिद्रों को न्यूक्लियर पोर अथवा केंद्रक छिद्र कहते हैं। इनका काम क्या है? केंद्रक द्रव्य में जो आवश्यक वस्तुओं की जो आवश्यकता होती है, जो कहाँ है? कोशिका द्रव्य में, तो वहां से आसानी से अंदर आ जाते हैं। और केंद्रक में जो भी चीज बनती है, प्रोटीन, आरएनए है, एमआरएनए है, वो बाहर निकल जाता है। तो आरएनए और प्रोटीन इन छिद्रों से अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? आरएनए और प्रोटीन के आवागमन के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। ये है बच्चों केंद्र की रचना। तो सबसे बाहर आप देखें तो दो आवरण है, अंतः आवरण और बाह्य आवरण, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली में छिद्र है, बहुत जगह पर देखिए आप छिद्र है, इनको केंद्रक छिद्र कहते हैं। एक गोलाकार रचना है जिसे केंद्रिक कहते हैं, और उसके बाद जो रचना है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसमें क्या होगा? धागे की तरह गुणसूत्र लिपटे हुए होंगे, लगे हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे, जिसे क्रोमेटीन कहते हैं। कोशिका में केंद्रक की संख्या कितनी होती है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य रूप से कोशिका में केंद्रक की संख्या जनरली एक होती है। एक कोशिका में एक केंद्रक होता है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कोशिका में केंद्रक होगा ही। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है बच्चों जिनमें केंद्रक नहीं होता है, जैसे आरबीसी, मनुष्य के आरबीसी। मनुष्य की जगह आप स्तनधारी बोले तो स्तनधारी जीवों के जो आरबीसी होते हैं उसमें बच्चों केंद्रक नहीं होते। जो उच्च कक्षा की वनस्पतियां हैं उनकी जो चारनी नलिका होती है फ्लोएम में, उसमें भी केंद्रक नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें केंद्रक नहीं है तो क्या आप ये मानते हैं कि कोशिकाएं जीवित हैं? बिल्कुल जीवित है। अगर आप अपने ब्लड की बात करें तो उसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। अब डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पान है वो बहुत कम है, 5 से 7 दिन है। उसका जीवन काल है 5 से 7 दिन, जबकि उसमें केंद्रक है। और आरबीसी में केंद्रक नहीं है, फिर भी उसका जीवन जो काल है वो 120 दिन होता है। तो ऐसा नहीं है कि इनमें केंद्रक नहीं है तो ये जीवित नहीं है। बिल्कुल जीवित कोशिकाएं तो जीवित ही होगी बच्चों। तो सामान्य रूप से एक केंद्रक होता है, किसी में केंद्रक नहीं होता है, तो किसी में 2 केंद्रक भी होते हैं, जैसे पैरामीशियम है उसमें 2 केंद्रक होते हैं बच्चों, और कुछ में 2 से ज्यादा केंद्रक भी होते हैं कोशिका में। जैसे आप देखेंगे जो कवक कोशिकाएं हैं बच्चों, उनमें 2 से ज्यादा केंद्रक होते हैं। आपकी जो रेखित पेशियां हैं उसकी कोशिकाओं में 2 से ज्यादा केंद्रक होते हैं। तो केंद्रक की संख्या सामान्य रूप से एक कोशिका में एक, किसी में नहीं भी होती, किसी में 2 होते, किसी में 2 से ज्यादा होते। अब केंद्रक के अंदर जो द्रव है, केंद्रक आधात्री अथवा न्यूक्लियोप्लाज्म, उसकी आपको रचना समझानी है। क्वेश्चन वही है, केंद्रक द्रव्य की रचना समझाइए। तो केंद्रकीय आधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रक और केंद्रिक क्या क्या है बच्चों? केंद्रक में केंद्रिक है और इसके अलावा क्रोमेटिन जाल है। केंद्रिक तो आपने बता दिया, केंद्रिक एक गोलाकार रचना है जो केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। केंद्रिका जो केंद्रिक है बच्चों उसमें झिल्ली नहीं, याद रखना, केंद्रिक में झिल्ली नहीं है, और इसका द्रव्य केंद्रक से लगातार संपर्क में रहता है। काम क्या है केंद्रिक का? न्यूक्लियस का काम क्या है? ये सक्रिय राइबोसोम और आरएनए संश्लेषण का स्थान है। अर्थात इस जगह पर क्या होता है, राइबोसोम का संश्लेषण और आरएनए का संश्लेषण होता है। जो कोशिकाएं बहुत अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करती है बच्चों, याद रखना ये नीट का क्वेश्चन है, उनमें केंद्रक बड़े मिलते हैं और केंद्रिक बड़े मिलते हैं और केंद्रिक ज्यादा भी मिलते हैं। मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कहा था कि केंद्रिक है वो एक होता है सामान्य रूप से, लेकिन एक से ज्यादा भी होता है। जो कोशिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं उनमें केंद्रिक की संख्या एक से ज्यादा होती है और केंद्रिक बड़ा होता है। कोशिका विभाजन जो हम पढ़ेंगे बच्चों 10वें लेसन में, कि अंतरावस्था में केंद्रक में ढीले ढाले स्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन के तंतु मिलते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन के ये तंतु जाल के रूप में फैले हुए हैं जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। बाद में ये क्रोमेटिन बच्चों संघनित होते हैं, संकुचित होते हैं और गुणसूत्र बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणसूत्र किसके संघनन से बन रहा है? क्रोमेटिन के। तो क्रोमेटिन में क्या होगा? डीएनए और प्रोटीन होता है। क्षारीय प्रोटीन है, प्रोटीन को हिस्टोन कहते हैं। हिस्टोन के अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है बच्चों, और इसके अलावा इसमें आरएनए भी मिलता है। तो क्रोमेटिन किस किस चीज का बना हुआ है? मुख्य रूप से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा इतर हिस्टोन मतलब नॉन हिस्टोन और आरएनए भी इसमें पाया जाता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता है जितना कि डीएनए और हिस्टोन होता है। तो ये था केंद्रक द्रव्य की रचना।
मनुष्य की एक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या और उनका वर्गीकरण करना है बच्चों। आपको पता है कि जो क्रोमेटिन धागे हैं वो सिकुड़ के गुणसूत्र बनाएंगे। तो क्वेश्चन यही है कि मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आपको पता है बच्चों कितनी होती है? 46 होती है। मनुष्य की एक कोशिका में अगर आप डीएनए को देखें जो कि इन 46 गुणसूत्रों में बटा हुआ है डीएनए, इनको अगर आप जोड़ते चले जाए बच्चों तो इसकी लंबाई 2 मीटर होगी। कल्पना कीजिए इतनी छोटी कोशिका, उसमें इतना छोटा केंद्र, और उस केंद्रक में एक कोशिका की बात कर रहा हूं मैं। आपके शरीर में तो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो लगा लीजिए कि कितना बड़ा डीएनए होगा आपकी कोशिकाओं में, सबको जोड़ते चले जाओ तो एक कोशिका में डीएनए 2 मीटर लंबा होता है, और ये 2 मीटर लंबा डीएनए 46 गुणसूत्रों में बटा हुआ होता है। गुणसूत्र बच्चों केवल मेटाफेज अवस्था में ही दिखाई देंगे, कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में। प्रत्येक गुणसूत्र में बच्चों एक प्राथमिक संकुचन होता है। ये देखिए, ये पहला संकुचन है, प्राथमिक संकुचन है। इस संकुचन को जैसे आप कपड़े को बच्चों मोड़ देते हो तो बीच में जो सिकुड़न बनती है, उस सिकुड़न को यहाँ पे क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु अथवा सेंट्रोमियर कहते हैं। इस सेंट्रोमियर पर एक डिस्क आकार की रचना होती है, बिंब आकार की रचना लगी होती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले प्राथमिक संकीर्ण अथवा प्राथमिक संकुचन को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। इस सेंट्रोमियर में बिंब के आकार की एक रचना होती है, जिसे काइनेटोकोर। अब गुणसूत्रों का वर्गीकरण करना, आपने संख्या देख ली, रचना देख ली, अब आपको इसका वर्गीकरण करना है। अब जो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं इसे? क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्रिका कहते हैं या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, आप इसको बोल सकते हो अर्ध गुणसूत्र। 2 अर्ध गुणसूत्र मिलते तो ये पूरा गुणसूत्र हो जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड, इन दोनों को क्या कहते हैं बच्चों? सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के सिस्टर, एक जो इस पे लगा होगा वही इस पे लगा होगा, जो जीन इस पे होंगे वही जीन इस पे होंगे, तो ये है सिस्टर क्रोमेटिड। मनुष्य की एक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का वर्गीकरण करना है। अब बच्चों वर्गीकरण किस आधार पे होता है? वर्गीकरण होता है सेंट्रोमियर के आधार पर। ठीक है, तो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है मध्य केंद्रीय अर्थात मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में बच्चों अगर आप इसको देखें तो जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल बीचों बीच है। तो क्रोमेटिड के वो जो अर्ध गुणसूत्र है उनके बीचों बीच है, जिससे 4 समान भुजा आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो बीचों बीच जिससे गुणसूत्र के दोनों भुजाएं लगभग बराबर होती है। दूसरा है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है वो एक भुजा की ओर थोड़ा सा ज्यादा खिसक जाए। यहाँ पे क्या था? बिल्कुल बीचों बीच है, थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो बच्चों ये भुजा लंबी होगी और ये भुजा छोटी होगी। ठीक है, ये भुजा छोटी और एक भुजा लंबी बड़ी हो जाती है। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा अत्यंत लंबी हो जाती है। जबकि अंतः केंद्रीय अथवा फेगोसेंट्रिक अथवा टेलोसेंट्रिक में बच्चों सेंट्रोमियर बिल्कुल सिरों पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के आपकी कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में, तो दोनों भुजाएं बराबर। सब मेटासेंट्रिक बच्चों क्या? सेंट्रोमियर एक भुजा की ओर खिसक गया, जिससे एक भुजा छोटी और एक भुजा थोड़ी बड़ी होगी। एक्रो बहुत ज्यादा खिसक गया। फेगो में बिल्कुल सिरों पे पहुंच गया, इसे टेलोसेंट्रिक फेगोसेंट्रिक कहते हैं। ये टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र बच्चों मनुष्य के कैरियोटाइप में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। कैरियोटाइप में ये नहीं होता है। मनुष्य का जो कैरियोटाइप है
उसमें टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। लास्ट यहाँ पे अगर आप एक लास्ट लाइन देखें तो माइक्रो बॉडी, बहुत सारे झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां होती हैं बच्चों, जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। ये पौधों और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये केंद्र का भाग नहीं, ये लास्ट टॉपिक है, सूक्ष्म का है। इस तरह से लेसन बच्चों खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम पे कल मैं इसका रखूंगा आपके लिए टेस्ट, ठीक है, और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन। तो जो आज बच्चों पढ़ा है उसको तैयार करना अच्छी तरह से।